सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स अपने कंप्लीट किए हैं और उससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लूप्स के ऊपर काम किया था। प्रेजेंट लक्ष्य ठीक है। मार्क मार्क हो गया लक्ष्य। आज हम लोग लूप में आगे कंटिन्यू करेंगे वाइल एंड डू वाइल। अभी एक दो लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। कशिश आस्था सर एक डाउट था। बोलो। जैसे हम लूप में कंडीशन लगाते हैं प्लस प्लस करके, हाँ मैंने ना कल गलती से 3 प्लस लगा दिए थे हाँ और उसके बाद वो कुछ काउंटिंग स्टार्ट ही होती रही और हैंग हो गई। इसका मतलब क्या था कि क्या इसका मतलब क्या ये कंडीशन हो गई थी? आपने एक ऐसा कंडीशन लगा दिया कि जिससे आपका कंप्यूटर उस लूप को टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि प्लस प्लस क्या काम करता है तब तक चलता है जब तक जो आपने मिडिल में कंडीशन सेट किया लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब तक वो फुलफिल ना हो जाए। लेकिन प्लस प्लस नाम का हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट कोई भी प्लस प्लस होता है, प्लस 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 नहीं है, कोई भी ट्रिपल प्लस नहीं होता है। हाँ, तो इससे क्या हुआ, लूप चला और बंद नहीं हुआ। तो उसने क्या करा कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी थी उसको हीट किया और बंद कर दिया वो उसे। तो इन्फिनाइट लूप हो गया। हाँ। और प्लस जो 3 प्लस लगाए थे वो भी वही था। क्या? मतलब जैसे अभी हम प्लस प्लस लगाते हैं इसका हाँ, मतलब होता है कि +1 कर देगा। प्लस वन करेगा लेकिन तब तक मैंने जब तक हमारा कंडीशन हाँ, लेकिन मैंने फॉल्स में तीन प्लस रहेगा। लगा दिए थे। हाँ, उस तीन कंडी वो तीन कंडी तीन प्लस का कोई लॉजिक नहीं होता। अच्छा लॉजिक है ही नहीं। नहीं, थ्री प्लस कुछ नहीं होता। देयर इज नो थ्री प्लस प्लस एंड थ्री माइनस माइनस। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका लूप इन्फिनाइट चलता रह जाएगा और आपका ब्राउज़र मेमोरी जब एक टाइम पर ख़त्म होगा ना, जैसे आप यहाँ देखो, अगर मैं इस पर पॉइंटर लेके जाऊँगा तो ये कुछ एक मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, लिखा रहा है 335 MB समथिंग। तो जो भी हम लोग टैब ओपन कर रहे हैं तो ऐसे ना आपका वो पर्टिकुलर टैब जो होगा, आप देखोगे माउस आपका फ्रीज हो जाएगा, उसके अंदर हैंग में चला जाएगा। तो ऐसा गलती से करना में नहीं, कई बार वो रैम भी ख़राब कर देता है। गलती से ही हुआ है फिर। हाँ, तो रैम भी चली जाती है कई बार उसमें, लकी हो। क्योंकि आप देखते हो जब हम लोग लूप चलाते हैं तो जैसे आप 100,000 कुछ भी नंबर डालो आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप फाइल को जाकर रिफ्रेश करो फटाक से हो जाता है काम। और सोचो वो कितनी तेज़ी से डुप्लीकेट करते जा रहे हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कंप्यूटर की पूरी पावर का यूज़ कर रहा है, डुप्लीकेट करने में लगा पड़ा है। और वो आपकी रैम 8 GB 16 GB जो होगी उसको पूरा कंज्यूम करेगा और ब्लू स्क्रीन एरर आएगा और ख़त्म। ये पेरेंसेंट क्या होता है? हाँ, PARSE पार्स इंटीजर, पास इंटर पार्स PRSINT होगा ना। PARSEINT। हाँ, ये पार्स इंटीजर होता है। मतलब कई बार क्या होता है, जब डेटा हमारा टेक्स्ट में आ रहा होता है ना, हाँ जैसे मान लो कि आपने यूज़र से किसी फॉर्म से कोई डेटा फिल कराया, तो वहाँ पर वो डेटा क्या होता है, वैल्यू होता है।
अब वो वैल्यू को आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पास इंटीजर करना पड़ता है। तो उसको तो वो नंबर समझेगा, फिर उसका वो कैलकुलेशन करके देगा आपको। तो पास इंटीजर इज़ अ मेथड, उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा अपना वेरिएबल कि किस वेरिएबल को मुझे कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने क्या किया था, मैंने प्रॉम्प्ट बनाया था और मैं अपना जो डेटा रेंडर कराता हूँ वो कंसोल में कराता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने क्या किया कि जो प्रॉम्प्ट है वो तो टेक्स्ट समझता है, अगर मैं नंबर डालूंगा, हमने जैसे टेबल बनाया हाँ तो उसको मैंने नंबर कंसीडर करने के लिए हाँ, मैंने फिर एन की वैल्यू वो डाली थी, परसेंट जो आता है पास इंटीजर, पास हाँ पास इंट बोलते हैं उसको। हाँ बोलो। पास। हाँ तो इसमें एक चीज़ थी, जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने आई स्मॉल लिखा ठीक है। तो वो नहीं काम किया, हाँ, लेकिन अगर मैंने क्या लॉजिक बनाया देखो। आपने लूप बनाया, लेट आई इक्वल टू, क्या वैल्यू दी आपने, एन, एन से डेटा यहाँ से आ गया इसके अंदर। ठीक है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू एन डॉट, ये क्या लिखा, लेंथ, एन इंटू 10। एन इंटू 10 किया आपने। ठीक है, और आई इक्वल टू आई प्लस 1। अब लॉजिक जैसे ये बनाया था मैंने, ये इसमें ये केस सेंसिटिव, ये आई का भी था कि मतलब मैं स्मॉल आई लिख रहा हूँ तो काम नहीं करेगा भाई। देखो क्या है ना कि पार्स इज़ अ कंप्लीट वर्ड, आई एन टी इज़ अ इंटीजर, तो वो सेकंड वर्ड हो गया। तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैप्स होता है। कैमल केस के लिए। हाँ, तो आपने ध्यान रखना है, तो ये आई एन टी में आई बड़ा बनेगा, तब वो बेसिकली काम करता है। ठीक है। तो आप इक्वल आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिख रहे हो, ये मतलब भी मैंने भाई। वही टेबल वाला बनाया था जैसे आपने बनाया था ना। हाँ, तो ये वाला जैसा आपने लिखा ना इक्वल टू आई प्लस 1, तो आप चाहे आई प्लस प्लस कर दो या इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो, बात एक ही है, तब भी हाँ, आउटपुट सेम ही आएगा उसके अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं बस यही पूछ रहा था कि ये केस, ये मतलब कुछ और दिक्कत थी या फिर ये केस की वजह से ही हो रहा नहीं है केस ऐसा? की वजह से। तो पार्स कम्प्लीटली स्मॉल आएगा, आई एन टी का आई कैप्स में आएगा। इंटीजर जो होता है ना, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में याद है ट्राई किया था टाइप ऑफ वेरिएबल का। तो टाइप ऑफ में क्या था, जब हम लोग इस लास्ट क्लास की फाइल को रन कर रहे थे, स्पेशल ऑपरेटर। तो आप यहाँ देखो टाइप्स ऑफ में हमें क्या रिटर्न आ रहा है, जैसे स्ट्रिंग। अब मान लो कि हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कोड को ओपन करके किस वेरिएबल को रेंडर करा रहे हैं पहले वो चेक करो। तो ये क्या है, एक एक्स वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ लाइक 2। और जब आप टाइप ऑफ एक्स चेक करने जाओगे तो ये आपको इसका आउटकम जो है वो नंबर में रिटर्न करेगा। ठीक है। तो नंबर और इंटीजर दोनों एक ही होते हैं, और अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे, अब आप देखोगे ये आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जब यहाँ पर लूप अपना चला रहे थे तो हमारा तो कैलकुलेशन हो रहा था, तो वो कैलकुलेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि जब यूज़र की वैल्यू मेरे पास पहुँची है वहाँ से ना, तो हम लोग डबल कोट की वैल्यू को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, वो तो हमारा काम कर ही देता है। लेकिन जब लोग टाइप चेक करने जाते हैं डेटा का, तब हमें दिक्कत करता है। तो इसलिए हमने वहाँ पर पार्स इंटीजर का यूज़ नहीं किया उस केस में। नहीं तो हमें पार्स इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है अगर वो उस वैल्यू को रीड नहीं करता है। कि हमने लिखा वेरिएबल एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट के अंदर हमने डाला एंटर योर नंबर। विवेक सिंह। विवेक फी क्लियर हो गया बेटा आपका? हाँ सर, बात कर दिया। उनको बोलो कि आपका ना रेड मार्क रिमूव कर दे वहाँ से, अकाउंट में कॉल कर दो एक बार उनको, या मैसेज कर दो मैम को। हाँ वो सर कल ही बात करी है ना, तो अब आज शायद अपडेट नहीं किया उन्होंने, मैं अब कॉल करके बोल दूंगा। हाँ बोल देना। अच्छा सर, ये नेस्टेड लूप, जैसे लूप के अंदर लूप, हाँ, एक उसका एग्जांपल। लूप के अंदर लूप अभी आ जाएगा ऑब्जेक्ट के साथ, देख लेना।
आज हम लोग देखेंगे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एक्सटेंशन डॉट HTML। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस। सर ये लूप है क्या चीज ये? लूप है क्या चीज? अंकित का वो क्वेश्चन होगा ये। हाँ जी सर। पहले वैसे बताओ नॉर्मली लूप क्या होता है? ये सर ये कोड में पूछ रहा हूँ सर जी। नहीं नहीं, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। पहले अपनी नॉर्मल बात जिंदगी में बताओ लूप क्या है, फिर मैं कोडिंग में समझाता हूँ। लूप क्या होता है? सर जी वो मतलब जैसे कि उसके बारे में, किसके बारे में? जैसे सर पूरा टोटल बायोडेटा टाइप। बायोडेटा टाइप? यस सर जी। तो मतलब तुम बायोडेटा बनाओगे तो उसमें लिख दोगे नेम अंकित 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 और दे दोगे उसको, हाँ? नो सर जी। तो फिर देखो लूप ऐसा समझ सकते हैं जैसे लाइक अ सर्कल, यानी कि जब आप किसी पोजीशन से स्टार्ट करते हो एंड वहीं पर होते हो आके, ठीक है? तो ये तो हो गया रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में, है ना? कोडिंग के अंदर हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं किसी रिपीटेटिव टास्क को अटेम्प्ट करने के लिए। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ कि भी आप एक काम मान लो कि आपको सिर्फ कट ही करना है और पेस्ट करना है एक डेटा कहीं पर, तो आपकी अगर पहली जॉब होगी तो आप खुशी खुशी 1 महीना चला लोगे। अब आपका काम ज़िंदगी भर ये हो जाएगा कि कट कॉपी पेस्ट, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि जहाँ पर हमारा काम ऑटोमेशन में आ जाए, ठीक है? तो वहाँ पर उस प्रोसेस को हम लोग लूप के थ्रू हैंडल करते हैं। तो कोडिंग के अंदर जैसे मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको एक डेटा टेबल हमारे पास अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल कि एक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट। अब फ्लिपकार्ट जब कभी स्टार्ट हुआ होगा तो उनका फर्स्ट यूज़र बना, तो अब उनको ये पूछा जाता है कि भाई बैकएंड टीम से कि भाई कितने यूज़र्स हमारी वेबसाइट पर बन चुके हैं अब तक, ज़रा वो दिखाओ डेटा, ठीक है? तो जब लोग डेटा को बेसिकली एक्सट्रैक्ट करेंगे वहाँ से, तो क्या होगा, हमारे पास नेम तो आ जाएगा लेकिन सीरियल नंबर तो नहीं होगा। तो उसका सीरियल नंबर हम लोग कैसे जनरेट करें, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को लूप करा सकते हैं कि भाई हमें ये पता चलता जाए कि भाई कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स बन चुके हैं। या फिर दूसरा तरीका ये कि भाई हमने लाइव ही एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि मान लो कि अभी पंकज वेबसाइट पर गया, उसने जाके अपना एक रजिस्ट्रेशन किया, रियल टाइम में मेरे को यहाँ पर एक नंबर इंक्रीमेंट होकर दिखाई दे गया। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? लूप से पॉसिबल होगा कि लूप को बैकएंड से डेटा मिला कि लेंथ इंक्रीज हुई, लेंथ जब इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली एक नंबर आपका स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग एक्सेल के उसमें समझें, ये सब क्या है यहाँ से यहाँ तक, अब ये काउंटिंग 1 2 3 4 लिख के थोड़ी ना है, ये क्या है, एक लूप है। लेकिन ये जो लूप है किसी कोडिंग से नहीं है, ये लूप सीधे क्या करा भाई, यहाँ पर हमने लिखा 1 और 2 और इसको पकड़ के हमने क्या करा, लूप कर दिया यहाँ तक। तो इसने क्या करा, आधिया तक ऑटोमेटिकली नंबर गेट कर दिया खुद से, है ना? अब नहीं तो अभी तो क्या 24 है, कल को 24 स्टूडेंट्स हैं, बैठ के नंबर लिखते रहो, कहीं ना कहीं एरर ज़रूर करोगे टाइप करने में, कोई नंबर छूट सकता है आप लोगों से, ठीक है? तो ये होता है फ़ायदा लूप अप्लाई करने का, ठीक है? तो लूप के बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने तुम उस दिन ऑफलाइन क्लास में थे तो जब मैंने मैथ टेबल बना के दिखाया था। अब मान लो कि आपको कोई एक ऐसा टास्क दे दिया जाए कि भाई टेबल बनाओ, ठीक है? अब तुम टेबल बार बार बनाने जाओगे तो कैलकुलेट करोगे, ये सारी टेबल तो सबको नहीं आती ना भाई, 20 तक जनरली स्टैंडर्ड माना जाता है, उसके बाद में आप उसके आगे 0 लगा कर उसको हैंडल करते चले जाते हो। अब हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि भाई यूज़र जो नंबर डालेगा, लाइक भाई किसी को लगता है भाई मेरे को 349 या 249 का बनाना है, अब बड़ा ही ऑड सा नंबर है, विषम सा नंबर है, कैसे बनाए जल्दी जल्दी फटाफट, तुम्हारा काम आसान हो रहा है ना लूप से,
हमने एक कमांड दिया, उसको नंबर दिया, और मेरे प्रोग्राम ने उसको कैलकुलेट करके फटाक से 10 टाइम लूप चलाया। अब कोई बोले कि भी मेरे को 10 तक नहीं चाहिए, मेरे को तो 20 तक चाहिए इसके अंदर डेटा, तो आपने क्या करना है, उस पर्टिकुलर फाइल में यहाँ आके कंट्रोल एस करेंगे पहले इसको, बस इतना करना है चेंज। अब मैंने तो यहाँ पर सिर्फ 2 कर दिया 1 का, और यहाँ जब हम लोग उसको लाइव एग्जांपल में चेक करें, काम जल्दी हो गया। अब ये बताओ मैनुअली अगर कर रहे होते तो क्या ये अब तक होता? अभी तक तो तुमसे पहली लाइन टाइप भी ना होती, उसका कैलकुलेशन भी ना होता कि होगा क्या। ठीक है, मैं मान लो चलो बहुत ही तुर्रों का 5 तक कर पाते, तब भी 5 तो रह ही जाते ना। तो ये काम है लूप का। ठीक है, तो जहाँ पर आप कोई रिपीटेटिव चीज़ें करा रहे हो वो लूप है। एक और एग्जांपल से समझते हैं जैसे कि फ्लिपकार्ट, यहाँ आ जाओ और यहाँ से हम लोग इस एग्जांपल को समझते हैं। अब एक स्टैटिक डिज़ाइनर जो होता है वो क्या करता है, अगर मैं आपको ये टास्क दूँ तो आप क्या करोगे, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सब कुछ करोगे, फिर यहाँ पर एक कार्ड बनाओगे, उसको कॉपी करोगे, फिर उसके अंदर फ़ोटो चेंज करोगे। यही करना पड़ेगा ना, अभी तक हमें तो कुछ आता नहीं इस तरह का काम। अच्छा, अरे वो तब की बात तब है, या तो फिल्म अभी से कर लो, अभी क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, कुछ तो स्टार्ट है। दूसरा उस पे कर लो। तेरा मोटिवेशन गिरा देगी वो। और मीशो आ गई सब लेके? ये हमारी थे कब, ये बाद में ऐड हुए। कैसा होता है? इसमें से सिर्फ एक भी बंदे की आवाज़ सुनी है, तो ये जवाब देती है कशिश। बाकी तो सुना नहीं। उसको तो उसमें जाके रिसेंट में उसे करना था ना। जवाब भी तूने दिया था, एक ही दिन दिया था। हाँ, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू, देन क्लिक ऑन रिसेंट, देन सेलेक्ट योर फाइल, व्हाटएवर यू वांट टू ओपन। हाँ, और बस एक ही हुआ है ना। चलो शाम को
जावास्क्रिप्ट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल समझते हैं इसको। तो एक स्टैटिक डिज़ाइनर और एक डेवलपर में क्या फ़र्क होता है कि अब डायनामिक वाला बंदा क्या करेगा, सिर्फ एक ही पार्ट डिज़ाइन करेगा और बाकी का पार्ट क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, ठीक है, लूप चला देगा हम लोग उसके ऊपर। तो अगर PHP से बना रहे हैं तो वाइल लूप, ठीक है, और वाइल लूप तभी चलता है जब आपके डेटा कुछ बैकएंड में अवेलेबल होगा, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सर फॉर और वाइल काम तो एक ही करते हैं, तो फिर वाइल तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, डिफरेंस होता है। वाइल और डू वाइल एक जैसा काम करते हैं, फॉर डिफरेंट होता है। फॉर पहली बार में एक ही वन गो में सारा कुछ चेक करके फिर 10 टाइम का लूप चला देता है। वाइल तब चलता है जब तक कंडीशन को पहले चेक करेगा फिर उसका लूप इनिशिएट होगा, ये डिफरेंस होता है। तो इसलिए ना फॉर लूप हम लोग सीखते जरूर, लेकिन फॉर लूप बहुत रेयर यूज़ में आता है, तो ज़्यादा वाइल लूप का यूज़ होता है, लेकिन जब कंडीशन ट्रू हो तब चले। कुछ दिखाता हूँ एग्जांपल, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मॉर्निंग का बैच हमारा डेवलपमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेज हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक डिप बनाया, ठीक है। और क्या होगा कि जब ये पेज हमारा ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे प्रोडक्ट्स बेसिकली क्रिएट होंगे, जो कि सब यहाँ पर हमने स्टोर करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो कोड को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कोड की लेंथ बहुत छोटी है ना, काफ़ी कम कंटेंट हम लोगों ने डाला हुआ है इसमें। आप देख सकते हो कितना बड़ा स्क्रॉल बार आ रहा है राइट हैंड साइड में, है ना, सिर्फ इतना पार्ट है हमारा। तो ये मैंने एक ई कॉमर्स का एग्जांपल बना के दिखाया था, ठीक है। तो अब ज़रा इस फाइल को प्ले करो और इस फाइल में इसका मैंने एक फाइनल वर्जन भेजा था, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। क्या नाम है, नैना। तो VS कोड पहले चेक कर लेते हैं वाला कोड। आगे हमारा डेटा, ठीक है। तो जितना हमारे पास बैकएंड में प्रोडक्ट्स रखे हुए थे ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर देखोगे जिसका जो प्राइस हमने सेट किया है वो सबके प्राइस उस हिसाब से डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्राइस हमारा कई बार 1800 समथिंग है, कई बार 1500 समथिंग है। तो ये बेसिकली डेटा हुआ कैसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसकी पूरी कंट्रोल फाइल जावास्क्रिप्ट की यहाँ लिखी गई है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ से हैंडल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा H2, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेम, तो एक जेसन फाइल हमारे पास अवेलेबल है जिसमें सभी की कॉस्ट यहाँ पर डिसाइड हुई है कि किसका प्राइस क्या होगा, ठीक है। और इमेज के नेम यहाँ पर चेंज हो रखे हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं सब यहाँ हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 30 प्रोडक्ट्स हैं इसमें। इन 30 प्रोडक्ट्स को हमने क्या किया ना, अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल कराया फिर। तो अगर हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फैच कर रहे हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेसन, और उसी से फिर हमारा पूरा डेटा जो है काम करेगा। तो ये होता है बेसिकली जब हम लोग एडवांस लेवल पर आ जाते हैं कि एक बनाओ बाकी अपना पाएंगे जितना हमारे पास लेंथ अवेलेबल होगा। अब मान लो हमने यहाँ से किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया,
तो ऊपर क्वांटिटी आ गई इसके अंदर। आप यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से पहले वाले पे मैंने नहीं लगा लॉजिक, यहाँ पर 2 3 4 इस तरह से बढ़ती जाएंगी चीज़ें इसके अंदर। और थोड़ा सा कोड इसको डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट, अगर किसी को डिलीट करना है, चेकआउट करना है, वो चीज़ें भी हम लोग करा सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाया था रिएक्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अभी अगर आप जैसे काम कर रहे हैं और JS वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, अगर 40 प्रोडक्ट्स आप यहाँ देखो तो 40 प्रोडक्ट आपको यहाँ पर ये कार्ड बनानी पड़ेगी। अब होता क्या है कि अगर हम लोग इतने नंबर ऑफ कार्ड्स बनाएंगे तो मेरी वेबसाइट हैवी होगी, लेकिन बट ये डायनामिक होगा, रन टाइम पर जनरेट होंगे प्रोडक्ट्स, तो इनका साइज़ कंसिडर नहीं होता। अभी तो सोचो कि पहले पेज पर 40 प्रोडक्ट्स हैं, अब फ्लिपकार्ट लेके बैठे अपने पास 14,440 प्रोडक्ट्स, कब तक बनाओगे तुम? बनाने प्रोजेक्ट एंड तक तो पता चला और आगे 10,000 प्रोडक्ट्स बनाती हो, कोई एंड ही नहीं है उस चीज़ का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मान लो आज आपने 28,000 प्रोडक्ट बना लिए बहुत मेहनत करके, बड़ी शिद्दत के साथ, अब उनके वो SKUs के हो गए, आउट हो गए, आउट ऑफ स्टॉक, तो उन्हें ख़त्म कैसे करोगे? अब डायनामिक होगा तो आप एक कंडीशन लगा सकते हो ना कि भाई प्रोडक्ट अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो उनको मैच करके हटा सकते हो, तो ये फ़ायदा होता है डायनामिक का। तो आप हमेशा देखते हो कि जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है ना तो उसके ऊपर ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली चला जाता है उसके अंदर से। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ये जो टी-शर्ट अवेलेबल है, इसका मैं अगर लार्ज पे जाता हूँ या इसमें एक्सेल पर आता हूँ, ठीक है, या इसमें आ रहा हूँ, तो क्या लिखा है, नोटिफाई मी, सिर्फ इसका M बचा है, बाकी नहीं है। तो ये है डायनामिक की पावर, कि कैसे हम पर्टिकुलर वेरिएंट को आउट ऑफ स्टॉक दिखाएं। आधे लोग कहाँ गए अचानक से? सर हम फिर जावास्क्रिप्ट पे सीख पाएंगे ये सब? हाँ जावास्क्रिप्ट पे सीख पाएंगे ये सब? हाँ बिल्कुल सीख सकते हो, क्यों नहीं। सब पॉसिबल। जावास्क्रिप्ट जैसे हमारे स्कूल टाइम में होता था ना, नहीं इसकी स्कूल टाइम में होता था ना, केमिस्ट्री टॉपिक हमारा, तो हम उसको ये कहते थे केमिस्ट्री बड़ी बेवफा। रात को याद करो सुबह तक सफ़र, जब एग्जाम रूम में पहुंचे सारी क्वेश्चन एक हो जाती थी। अब या तो उसको आप थ्रू आउट ईयर पढ़ रहे हो तो आप लिख पाओगे, नहीं तो सारे समीकरण एक हो जाते हैं, है ना। सो वैसे ही जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट को अगर आपने समझना है तो ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने मन किया तो पढ़ लिया बहुत अच्छे से और हमें जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाएगा। आपको जावास्क्रिप्ट को कंसिस्टेंट डेली 1 घंटे 2 घंटे दो। ये इतनी लूजली टाइप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है कि आप इसके साथ कुछ भी करा सकते हो। आप बस लॉजिक सोचो, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा आगे पीछे चेंजेस करो, कुछ का कुछ होगा। जैसे उसने ट्रिपल प्लस लगा दिया गलती से, तो उसे पता चला कि भाई ऐसा कुछ होता ही है ना। तो ऐसे आपको धीरे धीरे कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ऑपरेटर होता तो वो डेफिनेटली मैं बताता आपको कि भाई हाँ ट्रिपल प्लस होता है या ट्रिपल माइनस होता है। तो मैंने आपको इसलिए पहले बताया था प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जावास्क्रिप्ट का जो और रिफाइन वर्जन है ना, वो है आपका जेक्वेरी। जेक्वेरी से भी जो और रिफाइन वर्जन है जावास्क्रिप्ट का वो है वनीला। वनीला से और रिफाइंड वर्जन में जाओगे वो आएगा एंगुलर। एंगुलर से और रिफाइंड में जाओगे आएगा आपका रिएक्ट। रिएक्ट से और रिफाइंड में जाओगे तो आपको आएगा रिएक्ट नेटिव, और उसके अंदर आपको आएगा एक्सप्रेस, नेक्स्ट JS, फिर और रिफाइंड में जाओगे आएगा व्यू डॉट JS। ये सब अपने आप में देखो, सुपरस्क्रिप्ट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली होता क्या है ना कि आप जब भी हम लोग कोई स्क्रिप्टिंग पढ़ते हैं उसका हमने एक स्टेटमेंट पास किया जाता है, दिस इज अ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स टर्म का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर आपको जावास्क्रिप्ट बहुत कमाल की समझ में आ गई तो आप जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी में अपनी खुद की जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब क्या इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे जावास्क्रिप्ट 2018 में हमें पता है कि लास्ट उसका अपडेशन हुआ, और 2018 में जावास्क्रिप्ट को इस तरह से लिख दिया है कि जितने भी हमारे मॉडर्न वेब ब्राउज़र हैं वो सभी JS को सपोर्ट करेंगे। 2018 से पहले तक जावास्क्रिप्ट के साथ ये प्रॉब्लम था कि कोई ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड करता था, कोई नहीं करता था, तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को बहुत कम यूज़ किया जाता था पहले। तो गूगल ने इनिशिएट लिया और उसने क्या करा, उसको उठाया जावास्क्रिप्ट को और उसको चेंज करके बना दिया जेक्वेरी।
तो jQuery जो आज हम लोग जानते हैं वो गूगल ने लिखा है। फिर एक और महारथी आए, फेसबुक, उन्होंने कहा भाई jQuery क्या है, इसको बदलो। ठीक है, उससे पहले आए क्या, आपके ट्विटर कंपनी, ट्विटर ने बोला भाई ये jQuery कुछ नहीं है, इसको चेंज करो, वनीला बनाओ। तो उन्होंने अपना खुद का कुछ नया उसके अंदर ऐड ऑन किया और वनीला बन के ऐसे मार्केट में आया। अब फेसबुक कंपनी के पीछे रहे, तो उन्होंने अपना एक नया कोड लिखा, रिएक्ट। गूगल भी खुंदक में आगे उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने लिखा एंगुलर। तो ऐसे हर कंपनी कंपटीशन में अपनी नई चीज़ें निकालती है। कंपैरेटिवली देखा जाए एंगुलर रिएक्ट स्लो है इससे, व्यू से। लेकिन व्यू में क्या है, अब जैसे एक कंफर्ट जोन होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जब HTML CSS सिखाया तो उसमें मैंने आपको फ्लैक्स, ग्रिड और फ्लोट सब कुछ बढ़ाया। आप में से कुछ को फ्लैक्स बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ को ग्रिड समझ में आएगा या नहीं आया किसी को। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस थी उसके अंदर कि मेरे को ये अच्छा लगा या फ्लॉट सबसे आसान है। या जैसे पहले डिज़ाइनिंग में लोग टेबल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि टेबल हाईली फ्लेक्सिबल था। जब डिव आया तो डिव के साथ बड़े चैलेंजेस थे क्योंकि हर चीज़ को कोड करना है। टेबल में कोडिंग तो करनी नहीं पड़ती थी ज़्यादा, बस रो कॉलम बनाते जाओ, डेटा डालते जाओ। हेलो हेलो सर जी, ये वनीला और jQuery में क्या डिफरेंस है? वनीला और jQuery में ये डिफरेंस है, वनीला अपग्रेडेड वर्जन है आपका jQuery का, तो यानी कि उसके अंदर कुछ और नए फंक्शंस, मेथड्स ऐड ऑन हुए हैं। अब जैसे जब आप लोग वो करोगे क्या कहते हैं बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप वनीला के साथ चलता है। अगर हम लोग बूटस्ट्रैप के वर्जन 3 में जाएं, जैसे भी लेटेस्ट 5 है, तो बूटस्ट्रैप का वर्जन 3 जो आता था वो चलता था jQuery के साथ। प्रॉब्लम अगेन वही था कि आपके कुछ ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब वनीला के साथ भी ये चैलेंजेस आ गए कि भाई अगर कोई 2018 से पीछे जाके कोई कंप्यूटर में पुरानी विंडो चला रहा है, लाइक XP या विंडोज़ 7 या विंडो 8, तो वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो एटलीस्ट उसके कंप्यूटर में विंडो 10 मस्ट है। अब जितने भी लोग लैपटॉप ले रहे हैं, हमारी जनरली एक आदत होती है, जैसे हम सभी ग्राफिक पढ़ के आए हैं, कि भाई सॉफ्टवेयर एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर में चले या ना चले, सॉफ्टवेयर लेटेस्ट चाहिए। एक माइंडसेट होता है। फ़ोन में कोई अपडेट आया तो तुरंत डालो, चाहे उसका हमें ये नहीं पता फ़ायदा है कि नुकसान है। जबकि अपडेट डालने से क्या होता है, आपका फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है। अपडेट जानबूझ के दिए जाते हैं आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं, उस डिवाइस को ख़राब करने के लिए, ताकि नया फ़ोन आए मार्केट में। ठीक है, हाँ, तो जैसे जैसे आईफोन के अपडेट आएंगे वैसे उसका कैमरा ख़राब होता जाएगा। उसका कैमरा एक टाइम पर आके ढंग से आउटपुट देना बंद कर देगा। तो वो लोग कैमरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं आपको सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए अपडेट तो करो ही मत जब तक आपको ज़रूरत ना हो। अननेसेसरी छोटा सा कुछ उन्होंने चेंज किया, एक अपडेट निकाल दिया कंपनी का। देखो होता क्या है ना, गूगल में आपको टॉप में रैंक करना है तो कंपनियां डेली कुछ ना कुछ चेंज करती रहती हैं। इससे क्या होगा, आपका ये दिखेगा भाई इतने अपडेट्स, इतने डाउनलोड्स हो रहे हैं इसके, तो आपकी एक रैंक होती है। अब आप ये सोचो कि अब तो चलो नेट फ्री है, जरा वो दौर याद करो 3G का होता था, 300 रुपये का रिचार्ज कराए, हम मैसेज चेक करने के लिए ऑन करते फट से बंद, ऐसे होता था ना कि भाई ख़त्म हो जाएगा। लिमिटेड मिलता था पूरे मंथ के लिए 4 GB में। अब अनलिमिटेड वाला सिस्टम है, तो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेकदरी है इंटरनेट की वो इंडिया है। यहाँ पर इंटरनेट का सबसे बड़ा मिसयूज़ होता है क्योंकि सबसे सस्ता पूरे वर्ल्ड में यहीं पर है और सबसे एक्सपेंसिव बाहर की कंट्रीज़ में। इवन अमेरिका जैसी जगह जो कि इतनी हाईली अपडेटेड है, उसके अभी भी कुछ ऐसे रिमोट एरियाज आज भी हैं जहाँ पर आज भी इंटरनेट ढंग से काम नहीं करता। ठीक है, रशिया जहाँ आज भी नेट ढंग से काम नहीं करता, कुछ सेलेक्टेड जगहों पर बहुत बढ़िया से काम करता है। तो जैसे उनकी ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करोगे तो उन्होंने ट्रेन के लिए अलग ही पूरा इकोसिस्टम बनाया ताकि उसके अंदर जो लोग इतना महंगा पे करके चल रहे हैं उन्हें दिक्कतें ना हो। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते सब खत्म, खा गया नेट, ऐसे होता है। सेम दुबई की हालत बहुत एक्सपेंसिव है, 10-20 हज़ार में मिनिमम चले जाते हैं आपको सिर्फ सिम इशू कराना। तो देखा जाए पूरे उसमें ना प्लेनेट पे, तो हम अपने एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही इकोनॉमिकल आपको उसमें कॉस्ट में मिल रही है। अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ तो यही है कि भाई सबसे ज़्यादा जो डेवलपर्स हैं वो भी यहीं से हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी हम ही हैं। ठीक है, तो आईटी के अंदर जो दिमाग रखने वाली कंट्री है वो इंडिया सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अपने लिए भी बनाते हैं। अब एआई पर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ से लिखे गए, सबसे ज़्यादा। भले से चैट जीपीटी बना बाहर डॉली, लेकिन उसके दुनिया जहान के जीपीटी यहाँ बन गए। किसने ब्यूटी जीपीटी बना दिया। अब ब्यूटी जीपीटी क्या है कि भाई किसी शॉप पर जाओ तब आपको मेकअप के लिए टेस्टर की ज़रूरत नहीं है, सीधे मिरर के सामने लगाओ, लाइव आपको दिख जाएगा, आप बस चूज़ करो
कि कौन सा शेड चाहिए आपको। तो जैसे काफ़ी अच्छी ब्रांड में आप जाओगे तो नेल पेंट देखते हो ना 15-15 हज़ार के आते हैं। अब वो 15 हज़ार का टेस्टर रखेंगे तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, ब्यूटी जीपीटी लगा दिया, भाई मिरर के सामने जाओ, अपने ऊपर चेक करके देख लो। अब हो क्या रहा है, उस मॉडल के अंदर जिस कंपनी ने उनको प्रोवाइड किया उनको एक मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ रही है। यानी कि रिक्वेस्ट बेस्ड काम है कि मान लो कि 2 पर्सन आज पूरे दिन में आए इतनी एक्सपेंसिव लिपस्टिक हो या नेल पेंट को ट्राई करने के लिए, तो सिर्फ उन 2 की रिक्वेस्ट का ही अमाउंट मुझे पे करना है। वो मे भी हो सकता है 50 रुपये हो, मे भी हो सकता है 100 रुपये हो, उस हिसाब से। तो ये फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी को तो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें आसान होंगी। और टेक्नोलॉजी के साथ चलना भी ज़रूरी है। आपसे ये सोचो कि टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। तो अंकित, लूप का एग्जांपल समझ में आया कुछ नहीं? ये जो जी सर जी। ये जो अभी हमारा प्रोडक्ट बना, यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है इसके अंदर, बट जब हम इस फाइल को रन कर रहे हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये होता है लूप। ठीक है, अभी नहीं है क्लियर? और कुछ एग्जांपल दूं? चलो अपनी फाइल पर वापस आते हैं। डू वाइल। सो फॉर लूप और डू वाइल बहुत ही माइनर सा डिफरेंस रहता है हमारा इसके अंदर। तो जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ जाकर डिफाइन कर लेंगे पहले एक अपना वेरिएबल लाइक x इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बनाया, डू वाइल ना। आप यहाँ पे लिखेंगे डू। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ आप जाके डिफाइन कर देंगे लाइक करंट वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्लस, और x वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे, और x जितनी बार लूप होगा वो न्यू लाइन में क्रिएट होगा। ठीक है, और x में हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट आफ्टर ईच इटरेशन। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट मेरा इटरेट हो तो उसके बाद में क्या हो जाए, इंक्रीमेंट। ठीक है, मान लो कि पहली बार अगर ये लॉजिक चला तो वैल्यू ही 1, तो जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो पहले क्या हो रहा है, डू, देन वाइल में वो चेक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप जाओगे और आप जाके ये बता के आओगे कि भाई x कहाँ तक चलेगा। हमने लिखा x इज़ लेस देन 10, तो ये 10 तक काम करेगा। और आपने लिख दिया x इज़ लेस देन इक्वल टू 10, तो जैसी 10 वैल्यू होगी आपका लूप जो होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम इस फाइल को करेंगे रन, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, लूप हमारा 9 टाइम चला। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर हमने क्या लगाया है, लेस देन। अगर हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू, तो क्या होगा, उसके इधर गया भाई ये। ठीक है, तो आपका 10 तक ये काम कर जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर कंडीशन बाद में चेक हो रही है। ठीक है, पहले हमारा इटरेशन हो रहा है, लेकिन ये आप कभी देख नहीं पाओगे। इसको देखने एक ऐसा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जाके x की वैल्यू जो है वो कुछ डिफरेंट कर दी है, जैसे कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में स्लैश स्टार और स्टार स्लैश हम लोग मल्टी लाइन कमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने कंडीशन क्या लगाया, लेस देन इक्वल टू 10। मैंने यहाँ पर जाके क्या लिख दिया, फॉर एग्जांपल 15। तो कैसे पता चले कि डू पहले काम कर रहा है या नहीं, तो ये एक तरीका है चेक करने का। मैंने x की वैल्यू को 0 मान लिया, ठीक है, 0 मान लिया, और x की वैल्यू को
कंडीशन से अब ले गया, है ना। अब आप चेक करो यहाँ पर सीधे आउटपुट क्या आ गया, लूप नहीं चला। तो ये होता है डू वाइल, यानी कि ये पहले काम करता है उसके बाद में चेक करता है, समझ गए। फॉर लूप में ऐसा नहीं होता, वो तीनों चीज़ें पहले ही चेक कर लेगा कि मुझे कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है, और इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं आपको इस एग्जांपल से ना समझाऊं तो आपको यही समझ में आएगा ये भी सेम काम करता है और वो भी सेम काम करता है। तो एक्चुअल में दोनों काम डिफरेंट है, करने का एग्जीक्यूशन डिफरेंट है। तो डू वाइल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, पहले ये करो देन वाइल चेक द एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी आप कराना चाह रहे हो उसके अंदर। तो लूप जब हम लोग चलाते हैं तो फॉर लूप का मैं एक एग्जांपल पकड़ूंगा यहाँ से वापस और इसको यहाँ लेके आते हैं। फाइल हमारी सेव है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जावास्क्रिप्ट रिवर्स लूप। सर ये नंबर हो जाना चाहिए हमारा 6। तुमने पढ़ा ना असेंडेंट डिसेंडेंट, सॉरी। तुम्हारा लूप कहाँ तक चला है 6। तो अगर आपने डिक्रीमेंट करना होता है तो क्या लिखते हैं माइनस माइनस, ठीक है। तो अब जहाँ से आप चलाना चाह रहे हो लूप को वो नंबर आपने हाइयर रखना है और यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। और इसको आप एक बार यहाँ से रन करा के देखो रिवर्स लूप को, तो अभी कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि हमारा ऑपरेटर गलत लगा हुआ है, इसको आप चेंज कर दोगे। अब क्या दिखाई दे रहा है हमें? हाँ जी काशिश पूछिए। और सर एक बार रिपीट कर देंगे डू वाइल वाला सेकंड जो आपने बताया था 15 एक्स की वैल्यू 15 थी जिसमें। एक बार दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन अपना। सर जो आपने अभी बताया था ना डू और वाइल वाला, हाँ वो सर एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ जी हाँ जी, ये था हमारा डू वाइल लूप। तो आप देख रहे हो यहाँ पर रिजल्ट हमारा अभी क्या प्रिंट हो रहा है 15। तो कोड में आते हैं, हमने एक पहला जो एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट किया था फर्स्ट एग्जांपल, उसमें हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया कि x का जो एडिशन स्टार्ट होगा वो 1 से होगा और कहाँ तक जाएगा 10 तक, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस एग्जांपल को रन कर रहे हैं डू वाइल लूप को, तो हमें फॉर लूप और डू वाइल लूप में कोई भी मेजर डिफरेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंक्रीमेंट फॉर लूप भी कर रहा है और इंक्रीमेंट आपका डू वाइल लूप भी कर रहा है। बट डू एक्चुअल में क्या होता है वाइल से पहले एग्जीक्यूट होता है, यानी कि इंक्रीमेंट आपका बाद में होगा, पहले आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या किया, x की वैल्यू को वाइल के अंदर जो हमने लॉजिक सेट किया कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 10, उससे हमने अबव कर दिया। अब ज़रूरी नहीं कि आप भी 15 रखो, बट एक नंबर बढ़ा दो, 10 की जगह 11 कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका डू प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वाइल लूप के उसमें ये ध्यान रखना है आपने, डू वाइल लूप के केस में, कि अगर आपका ये फॉल्स होगा तो भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वाइल लूप है ओनली वो तभी चलेगा जब ट्रू होगा, वो फॉल्स पर नहीं चलेगा। ये देखो फॉल्स पर चला है। हाँ सर ये फॉल्स है, मैं भी वही सोच रही हाँ थी कि लेस 10 लिखा है तो यहाँ 15 शो कैसे हो रहा है। हाँ, तो क्यों? क्योंकि ये है डू देन वाइल, समझ रहे हो? तो मतलब इसमें डू की वैल्यू प्रिंट हो रही है ना। हाँ, तो ये डू मतलब ये एग्जीक्यूट पहले ही करता है, देन फिर अपने नंबर को चेक करता है कि ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट पर भी काम करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ये ऐसे सिनेरियो में बना के चेक ना करें, खाली हम लोग, मैं तीनों आपको चला के दिखा दूँ, ये फॉर लूप है, ये वाइल है, डू वाइल है, तीनों में इंक्रीमेंट होता हुआ आपको दिखाई देगा, आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि कब मुझे कहाँ किसको लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि डू प्रिसाइज नहीं है, फॉल्स पर भी आपको आउटपुट दे देगा। इधर हम लोगों ने देखा भी रिवर्स, ठीक है, रिवर्स लूप। तो बस यहाँ पर जाके आप कोई भी एक ऐसा इसको नंबर दे के आ जाओ, जैसे हमने लिखा लाइक 2000, तो ये देखो कितना क्विकली एग्जीक्यूट हो गया, पता भी नहीं चला, देखो सीधे बना के तैयार कर दिया उसने। किसका है? अच्छा ठीक है।
तो अंकित इतने आप काम कितनी देर में टाइप कर लोगे? समझ आ रहा है लूप? हाँ जी सर जी। हाँ, रिवर्स लूप। चलिए अब एक डिफरेंट सिनेरियो बनाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि भी मैं यहाँ पर एक स्टेप लूप बनाऊँ। स्टेप लूप से हमारा मतलब ये है हमने यहाँ तक डिफाइन किया कि भाई हमारा लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा और हमें कहाँ तक लेके जाना है। हमने क्या लिखा? 100। और जब हम लोग इसको रन करेंगे स्टेप लूप को, तो ये जो है इस तरह से चल रहा है 1 बाय 1 100 तक गया। मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, लूप यही रहे, बस इसमें एक ऐसा चेंज करें कि ये 10 का जंप करना स्टार्ट कर दे। ये बार बार बंद हो रहा है क्या? इसकी HDMI में प्रॉब्लम है क्या? हाँ, i इक्वल टू आई प्लस 10। ठीक है, बाकी लोग बताओ क्या कर सकते हैं? किससे कुछ आइडिया आ रहा है? तो हमारा जैसे वेरिएबल है यहाँ पर x, तो पंकज ने जैसे बताया कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, या फिर आप इस सिनेरियो को ऐसा बना दो, x असाइनमेंट ऑपरेटर सिखाया था ना, प्लस इक्वल टू 10। तो क्या होगा कि वो चलेगा तो ज़रूर, लेकिन सीधे 10-10 के जंप पर चलेगा लूप आपका, है ना। तो ज़रा ट्राई करके देखेंगे इस वाली फाइल को। ये ऑलरेडी हमारी ओपन है यहाँ पर, समझ आ रहा है? 10, 20, 30, 40, 50 और ये 100 तक हमारा काम कर गया इस तरह से। तो ये आपको इसमें अब नेगेटिव अगर चला रहे हो तो माइनस इक्वल टू करा लोगे अपना, है ना। तो इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे क्या, व्हाइल लूप। एक्सटेंशन डॉट HTML। सर जी अगर ये 10 की जगह 11 लेंगे तो 11 का जंप होगा। चलिए ट्राई कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप विच इज व्हाइल। एक वेरिएबल बनाएंगे लाइक x इक्वल टू 1, लिखेंगे यहाँ पर व्हाइल। व्हाइल में हम पहले ही अपना सेट कर रहे हैं कि भाई सॉरी x है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 10 और यहाँ पर जाके आप अपना लॉजिक लिख दो भी क्या कर रहा है। हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, x की जो वैल्यू वो हमारी प्रिंट हो x प्लस प्लस। ठीक है, तो सिनेरियो हमारा लिखने का चेंज हुआ, बट अभी भी जो है हम लोग यहाँ पर अभी इंक्रीमेंट ही टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हमने लिखा है पर व्हाइल लूप। ठीक है, तो अगेन अगर हम लोग यहाँ समझें इसको तो सेम वैसे आउटपुट हमारा आ रहा है जो हम लोगों ने फॉर लूप से अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अब व्हाइल लूप में अगर हम यहाँ पर जाके लिखें कुछ इस तरह से हमने बोला यहाँ पर कि भाई x की वैल्यू क्या है, इसको पहले डिफ़ॉल्ट वाला रहने दो, उसको हम लोग इसको डिलीट कर दूँ चलेगा ना।
इसका हम लोग कॉपी बना लेते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से कमेंट, पेस्ट। अब मान लो मुझे इसमें स्टेप करना है, हमने यहाँ पे क्या लिखा 100। एक एग्जांपल वो हो गया हमारा नॉर्मल वाइल का। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, प्लस इक्वल टू 10। यहाँ आइए और इस फाइल को आप रन करो, क्या दिखाई दे रहा है 1, 11, 21 इस तरह से चल रहा है, लेकिन 100 को मीट नहीं कर पाएगा, है ना। अब इस वाले एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 में 10 ऐड करेंगे तो पहला वैल्यू क्या बनेगा हमारा 10। ट्राई करके देखें, ठीक है। तो 10 से अपना चला और कहाँ तक पहुँचा 100 तक, ठीक है। अब स्टेप वाला भी हमें इसमें क्लियर हो गया, जो हम लोगों ने अभी अपना फॉर लूप पे ट्राई करके देखा था। स्लैश स्टार स्टार स्लैश, इसे बंद कर दो, फिर से इसको कॉपी करिए। अब एक फॉल्स वाला और ट्राई करके देखते हैं। हमने क्या बोला यहाँ पर 10, जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपका वाइल लूप चलता रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जाके क्या कर लेते हैं 11 कर लेते हैं, इसको ट्राई करते हैं चलता है कि नहीं, समझा गया। तो वाइल लूप कब चलाना है, जब हमने बेसिकली ये चेक करना है कि एग्जांपल के तौर पर कि मेरे पास ई कॉमर्स एक वेबसाइट है, एक कैटेगरी है टी शर्ट्स, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि टी शर्ट्स है नहीं लेकिन वहाँ पर कुछ रिटर्न आ जाए मेरे को, तो हम चाहते हैं कि जब वहाँ पर कुछ ना मिले तो लिखा आ जाए नो कैटेगरी फाउंड या नो प्रोडक्ट फाउंड, सम सॉर्ट ऑफ कुछ ऐसा। अदरवाइज अगर कुछ डेटा है तो वो उस डेटा को लेके प्रिंट करा दे उसको। तो वाइल सबसे रिफाइन आउटपुट आपको देगा। तो जनरली जब बैकएंड के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वाइल इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो जैसे PHP के ऊपर हम लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह अपने बनाए हुए हैं, हाँ कभी आपको नॉर्मल कुछ लिखना हो, चेक करना जिसमें आप कंफर्म हो तब चलाओ। फॉल्स ध्यान रखना कि अगर कुछ फॉल्स हुआ तो भी वो आउटपुट आपको देगा ही देगा, तो इसलिए नहीं लगाना है उसको फॉल्स के। फॉर जब आपको कंफर्म है कि इससे ऊपर कुछ होना नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भी हमने एक ऐसा बनाया, वैसे फॉर को भी मैं इस तरह का बना सकता हूँ कि वो अपना आप लेंथ सबको अंडरस्टैंड करे, बट नॉर्मली अभी आप फॉर को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते हो। एग्जांपल के तौर पर आपने एक लूप बनाया कि मेरे बैकएंड में जो डेटा है 100 लोग हैं उनका लूप चल जाए, तो आप फॉर लूप से चला दोगे। लेकिन आपने वहाँ पर क्या करा होगा, एक सिनेरियो बनाया होगा कि वेरिएबल x = 1 और इतने पर जाके बंद हो जाए। तो फॉर लूप क्या करता है, आपसे एक नंबर मांग लेता है कि कहाँ तक चलना है। अब आज मान लो 100 है, कल को हो सकता है कि 150 हो जाए यूज़र, तो वो उस लेंथ को नहीं समझता फॉर। तो फॉर फिक्स डेटा लाने के लिए होता है। और जो आपका वाइल होता है ना, वो क्या काम करता है कि बैकएंड में अगर लोग बनते जा रहे हैं, नए नए आते जा रहे हैं, तो लूप ऑटोमेटिकली डेटा इटरेट करता जाएगा। ये फ़ायदा होता है, ठीक है। अभी मैं इसका आपको ऑब्जेक्ट वगैरह बना के एग्जांपल समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो क्लियर हुआ। तो ये लेंथ वाला जो लगा के नहीं कर सकते उसमें, जितनी उसकी लेंथ बनती जाए और उस हिसाब से होता जाए। मैंने वही तो बोला कि फॉर में हम लोग लेंथ डाल सकते हैं। अभी के लिए आपके पास लेंथ वाला सिस्टम नहीं ना, लेकिन लेंथ कैसे लेकर आओगे। लेंथ आपने कोई एरे बनाया, ठीक है, तो एरे मतलब कि जहाँ बात आ गई, यानी कि आप इंडेक्स एरे या एसोसिएटिव एरे की बात कर रहे हो। जब हम लोग इंडेक्स, हाँ अब ये देखो आपने एक इंडेक्स एरे की मोड में डेटा अपना रखा हुआ है, तो इसकी लेंथ को मुझे किसी में निकालना होगा। या तो आप एक वेरिएबल सेट कर लो लेंथ = fruits डॉट लेंथ, स्टार्टिंग से इंडेक्स वो करके हाँ। तो फिर आप यहाँ पर सीधे ये जैसे हमने लेंथ यहाँ पर लिखा, हम यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर लेंथ को हम लोग बाहर भी गेट करा सकते हैं, वो चॉइस अपनी कैसे करना है। तो उस केस में फिर आपका ये काम करेगा। अब प्रॉब्लम अभी यहाँ पर क्या है कि अब ये भी डेटा फिक्स है, अभी के लिए तो ये डेटा फिक्स है, लेकिन जब ये रियल टाइम में बैकएंड पर होगा तो ये बैकएंड से रियल टाइम में सिंक करता रहता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक करता रहेगा आपका कि मान लो कि अगर वहाँ से रिक्वेस्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी फ्लिपकार्ट का फ़र्ज़ करो कि 14,000 टी शर्ट्स में से 40 जो हमें दिखती हैं स्टार्टिंग में, वो 20 आ रही हैं, तो वो कैसे चेक हुआ, ठीक है। तो वो बेसिकली चेक कर रहा है आपका वाइल लूप वहाँ पर कि जितना लेंथ उतना डेटा निकाल के वहाँ पर वो आपको डिस्प्ले कर देगा लेंथ को मीट करा के। तो अभी आपने एक टेम्परेरी जैसे बनाया, ऐसे मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में हमें जो काम करना है वो लेंथ जो वाइल के साथ है एसोसिएटिव या इंडेक्स के फॉर्म में उसके साथ चलाना होता है। क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट उठाते हैं ना, तो हमें उसकी की और की वैल्यू दोनों चाहिए होती हैं कि प्रोडक्ट क्या है
और उसकी वैल्यू क्या है। अभी ये क्या है, तूने खाली आउटपुट उठा लिया सीधे कि भाई लाइक मेरे पास फ्रूट्स रखे हुए हैं, दिस। अब फ्रूट्स में कैटेगरी होगी भाई जूसी अलग कर दो, पल्पी अलग कर दो, इस तरह से अलग अलग बनाओ, तो फिर आपको इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वाइल लूप का क्लियर है कि अगर आपका जो इटरेशन वैल्यू है वो अगर आपका फॉल्स हो गया तो आपका वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाह रहा था। तो जैसे शॉपिंग के नाम से हमारे पास एक ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ये हमारा इंडेक्स पेज है इस वेबसाइट का। कौन सा लूप चल रहा है पीएचपी के अंदर? वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर हमने पूरा अपना एक डिव कॉल कर दिया कि अगर डेटा पीछे मिल रहा है तो क्या लिख रहे हैं, MySQLi फैच एरे। कहाँ से डेटा फैच कर रहे हैं? प्रोडक्ट्स में से। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा कोड ब्लॉक है ये ऑटोमेटिकली डेटा को मेरे रेंडर कर लेगा, जितनी लेंथ होगी उतने टाइम। और यहाँ पर लाके हमने लूप को अपने बंद कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का स्टेटस चेक करा है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट का नेम वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर हमने यहाँ पर सेट की हुई हैं। तो इस तरह से आपका काम करा है। इसी तरह से फिर हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के स्लाइडर कि जैसे आप देखते हो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जब आप यहाँ होते हो, सर ब्राउजर्स। हाँ ये इसकी हम बात करें या फिर हम लोग इसकी अगर बात करें तो ये देखते हो आए दिन चेंज होते रहते हैं प्रोडक्ट। तो ये पार्ट भी इनका क्या है, डायनामिक डिज़ाइन है। अब ऐसा तो है नहीं कि फ्लिपकार्ट पर अगर जो साइट ओनर है उसके, तो वो क्या डेली मतलब पीछे अगर कोई नया प्रोडक्ट आया तो भाई फ्रंट एंड एक बंदा खोल के आटा तुरंत लगाएगा। उन्होंने एक ऐसा मॉडल एक ही बार डिज़ाइन करा लिया कि भाई मुझे इस बेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में कुछ डालना है, तो आप वहाँ पर अपडेट करोगे और वहाँ से उसको डिसेबल कर दोगे, तो यहाँ पर नया प्रोडक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। या फिर जैसे ये आप देखोगे आज बैनर ये चल रहे हैं, कल जब आप चलाओगे रात को चलाओगे तो बैनर चेंज हो जाएंगे आपके। तो ये कैसे हो रहा है, ये भी हमारे डायनामिक है। आप बस बैनर की कैटेगरी में बैनर को जैसे अपलोड करोगे यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। या जैसे आप मोबाइल मोड में जाओगे तो बैनर डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, डेस्कटॉप मोड में आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो ज़रा चेक करके देखते हैं परफ्यूम वाला क्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं है ना, तो मोबाइल के अलग चल रहे हैं। दूसरा, इन्होंने मोबाइल वर्जन के लिए भी अलग बनाए हुए हैं बैनर। आप ओपन इमेज न्यू टैब करो, सॉरी, तो यहाँ पर आप फोटोग्राफ देखो डिफरेंट है। और अभी हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर फोटोग्राफ आपकी जो है वो डिफरेंट है। राइट क्लिक है, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, तो मोबाइल यूज़र के अगर हम लोग इस इमेज को इस तरह से अगर छोटा कर देंगे कि भाई ये मोबाइल व्यू हम लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या आप इन्फॉर्मेशन पढ़ पाओगे इसके अंदर? नहीं पढ़ पाएंगे। तो फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि मोबाइल यूज़र को ऐसा ना हो कि वो पढ़ ही ना पाए इन्फॉर्मेशन हमने क्या लिखा है, तो उसको एक डिफरेंट इमेज दो बना के। तो जब हम लोग रेस्पॉन्सिव मीडिया करी पढ़ाया था ना आप लोगों को CSS में, ऐसे ब्लैंक मत करो यार मुझे डाउट रहता है पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। तो उसमें क्या था कि हमने यही सीखा था कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया जाए। तो आप व्यू पोर्ट मैच करा के क्या करते हो, डेटा को चेंज कर देते हो। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हर एक यूज़र का, चाहे वो टैबलेट यूज़र हो, डेस्कटॉप यूज़र हो, मोबाइल यूज़र हो, हम सभी के एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं उसके अंदर। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बैनर लगाएंगे और मोबाइल यूज़र बेचारा परेशान कि लिख क्या दिया इसके अंदर, ढूंढते रहो उसमें। तो फिर वो अगर मोबाइल पर चला रहा तो कुछ नहीं हो सकता है, फिर वो आप कंप्यूटर पे खोलो उसको, फिर जाके उसको आप देखो। तो ध्यान रखना है कि मोबाइल के लिए ग्राफिक्स हर एक वेबसाइट अलग बनाती है। जैसे UI UX को इंट्रोड्यूस किसने किया? एप्पल ने किया। एप्पल की वेबसाइट पे जब आप आओगे, एप्पल इंडिया, तो ये फ़ोन अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ओपन, इसको हम लोग यहाँ से अगर इंस्पेक्ट करें, इन्होंने एक तो ना इमेज थोड़ा छुपा के डालते हैं, जाना पड़ता है पीछे निकालने के लिए। इसको
चलो जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ इसमें। आप ये मोबाइल मोड ज़रा चेंज करो इसका यहाँ से, ठीक है। अभी प्रॉपर एक बार इसको रिफ़्रेश कर लो पेज को, नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पार्ट हमें डिफरेंट दिखाई दे रहा है, मोबाइल के अकॉर्डिंग हमारा वीडियो डिफरेंट हो गया। और यही पार्ट जब हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं तो वीडियो भी क्या है वाइड मोड में है, और वहाँ पर वीडियो 1:1 के मोड में मुझे दिखाई दिया उसके अंदर, ठीक है। तो एक एक चीज़ जो भी आप यहाँ देख रहे हो इन्होंने मोबाइल के लिए अलग, डेस्कटॉप के लिए अलग बनाई हुई है। अब मान लो कि मैंने डेस्कटॉप पर मेरा यूज़र जो है वो हो सकता है 8K स्क्रीन यूज़ कर रहा हो या 4K हो या फुल HD हो, तो ये ग्राफिक क्या होगा अननेसेसरी बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब मोबाइल में जब जाएगा तो इतना हैवी ग्राफिक आप मोबाइल पर जब ओपन कराओगे रेंडर कराओगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि इसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी जैसे सभी लोग कौन से फ़ोन चला रहे हो 4G 5G? तुम्हारा 5G हो गया होगा ऑटोमेटिक, 5G, बाकी लोग 4G पर हैं। ये तो पता है 3G कम्प्लीटली बंद हो चुका है। तो अगर आपका किसी जगह पर 4G सही से काम नहीं करता, देखा होगा वो 2G से भी बुरा चल रहा होता है, एक वेबसाइट को सही से रेंडर नहीं कर पाता। अभी भी दिल्ली में ऐसी बहुत सारी जगह बची हुई हैं जहाँ पर कवरेज हमारी नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है ये वेबसाइट सही से काम नहीं करती है। तो इन्होंने ना एक अपना फिर नया लुक बनाया होता है विच इज़ कॉल्ड AMP। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज। AMP के केस में क्या होता है जब आप किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हो एक्सेस करने के लिए तो उसके ग्राफिक्स नहीं आते, ऑटोमेटिकली वेबसाइट का लाइट वर्जन जो होगा वो आपका लोड होगा। तो देखा होगा कई बार ना URL पर ऊपर लाइट लिखा होता है फिर आगे वेबसाइट का नेम होता है, एड्रेस बार जहाँ होता है हमारा। तो जैसे आप किसी रिमोट एरिया में जाओ, आप कहीं लेह लद्दाख चले जाओ, मनाली चले जाओ घूमने के लिए, नेटवर्क नहीं आ रहा, ख़राब वेदर कंडीशन है, तो आप देखना आपकी वेबसाइट जो आप रिक्वेस्ट करते हो वहाँ पर चेंज हो जाता है, उसका रेंडर सही से नहीं होगा, बहुत ही लाइट वर्जन उसका लोड हो जाएगा आपके पास। तो वो होता है आपका AMP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। इसको भी गूगल ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है। ये इस तरह का आपको आइकन दिखाई देगा। सर जो एप्लीकेशन जैसे होते हैं जैसे फेसबुक लाइट यही होती है। हाँ, तो यही होती है। तो पहले वो ना यूज़ करते थे m.facebook. ठीक है, फिर वो ट्रेंड चला गया जब HTML5 इंट्रोड्यूस हुआ, तो फिर वो लोग लाइट के नाम से आ गए। लाइट वाले में आप देखें ना फेसबुक में आपको आलतू फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है, बस उसने क्या लिखा क्या पोस्ट किया उतना ही आप देख पाओगे, ज़्यादा कुछ नहीं, ना कोई वीडियो चलेंगी ना कुछ चलेगा उसके अंदर। तो ये लाइट का फ़ायदा है। अब तुम एक जब फेसबुक इंस्टॉल करते हो और जब अनस्टॉल करने जाते हो आपके फ़ोन में GB का होता है, इतना बड़ा हो चुका होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। या जैसे आप अपने फ़ोन डेस्कटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर बहुत छोटे से इंस्टॉल करते हो, धीरे धीरे देखते हो कितने बड़े हो जाते हैं, अपडेट आते जाते हैं, उसकी मेमोरी आपके कंप्यूटर में स्टोर होती जाती है। तो सेल फ़ोन के केस में तो खैर क्या होता है कि कंपनियां की एक्सपीरियंस ख़राब ना हो जाए तो वो आपकी कैशे क्लियर करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, आज की डेट में ना जाने मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, मिलियंस कम बोल रहा हूँ, ट्रिलियंस ऑफ प्लस ही होंगे उनके पास प्रोडक्ट्स। तो होता क्या है कि इतने प्रोडक्ट्स मेरे फ़ोन में कैसे आ रहे हैं, तो जिस कैटेगरी को आप रिक्वेस्ट करते हो ना सिर्फ उतना ही डेटा आपके पास आता है, बाकी पूरे फ़ोन में और कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने क्या करा, फ्लिपकार्ट ने एक ऐप ऐसा बना दिया कि इस पर कंट्रोल लगे हुए हैं कि ये कैटेगरीज हैं, आपको अप्लाइंसेस में जाना है या आपको हाउस होल्ड आइटम्स में जाना है, लार्ज अप्लाइंसेस के अंदर, तो जिसको आप क्लिक करोगे उतने ही डेटा का रिक्वेस्ट सर्वर पर गया और वो डेटा आपके फ़ोन पर आके लोड हो गया। इस तरह से चलता है। तो इससे आपका फ्लिपकार्ट ऐप जो होता है वो 24-25 MB के अंदर ही बना रहता है फ़ोन के अंदर। तो सबसे बढ़िया बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपना डेटा यूज़र के डिवाइस से ऑटोमेटिकली फ्लश कराते रहो। अब फेसबुक वगैरह जो है वो लोग ये काम नहीं करते, वो क्या रहते हैं आपके फ़ोन में फैल जाते हैं आगे, आपकी गैलरी में क्या रखा हुआ है उन्हें उसमें ताक झाँक करनी है, आपके मैसेज क्या आ रहे हैं उन्हें वो भी चाहिए, सारी चीज़ें आपकी चेक कर रहे होंगे। अब मान लो कि आपके पास देखोगे जैसे जॉब अब लग जाएगी तो आपके पास एक कॉल आ जाएगा कि आपको लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तब उन्हें कैसे पता, क्योंकि फेसबुक आपके फ़ोन में इंटरवीन कर रहा है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि आपने क्या रखा हुआ है। तो आज के डेट में जब आप कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे तो आप एक हमेशा ना 2 फ़ोन रखो इस चीज़ के लिए कि जिसमें आप एक अलग ज़िंदगी जी रहे हो और एक दूसरा फ़ोन जिसमें आपकी हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। दोनों को क्लब मत करो एक जगह, तो क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा एप्लीकेशन आपका क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो अमेज़ॉन आज की डेट में सबसे ज़्यादा लोगों की लाइफ में घुसा हुआ है, ठीक है। अमेज़ॉन के बाद गूगल, ठीक है, और
उसके बाद में आपके सोशल मीडिया। तो आपकी लाइफ अब आपकी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखो। जैसे होता है ना, कहते हैं फिल्म स्टार जब आप बन जाते हो तो आप एक पब्लिक फिगर हो, इसी तरह से आप पब्लिक फिगर तो नहीं बने लेकिन आपका डेटा पब्लिक है आज की डेट में, और वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो ना जाने कहाँ कहाँ पर है। सीधी सी बात है, जब आप एक अकाउंट बनाते हो, हम इतनी जल्दी में होते, खुशी होती पहली बार फेसबुक अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो हमें से कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशन? एक बार ज़रा पढ़ो, आपने साइन करके दिया हुआ कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो आप कहते हो ना, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपने उनको अलाउ किया है, ठीक है। वो कुछ भी करे आपकी इन्फॉर्मेशन का, आप उनके कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने अकाउंट बना के अपनी ज़िंदगी का राइट उनके हाथ में दे दिया। सर ये फेसबुक से ही होता है या फिर अदर? बाकी ऐप भी हैं, बाकी ऐप भी हैं जो अलाउ आप करते हो ना, तो आप बहुत सोच समझ के अलाउ करो, ठीक है। तो हाँ, ब्लॉक कर दोगे तो आधे फीचर्स आपके काम करने बंद कर दो। अब जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप में से कोई जैसे साउथ दिल्ली से है, अब आप साउथ दिल्ली से कभी ईस्ट दिल्ली जाओगे और अगर आप कोई सोशल मीडिया चला रहे हो तो आप देखोगे एडवर्टीजमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो मुझे कैसे पता? अब भले से आपके घर वालों को नहीं पता कि आप कहाँ हो, लेकिन उन्हें पता है कि तुम कहाँ हो, क्योंकि वो आप बंद कर दो तब भी पता लगा लेंगे। कैसे? क्योंकि अब साउथ तक से जब तुम प्रीति विहार गए एग्जाम्पल के लिए, लोकेशन तुमने बंद कर दी, तुम स्मार्ट, लेकिन तुम इतने स्मार्ट नहीं हो कि नेटवर्क तो तुम्हें चाहिए होगा ना। तो नेटवर्क कहाँ से आ रहा है? प्रीति विहार से। मुझे पता है बंदा प्रीति विहार में, तो मैं तुम्हें ट्रैक कर लूँगा 2 मिनट में। तो तुम मुझे ये पता होगा जब तुम्हारी लोकेशन मिलोगी तो तुम उस टावर के कितने रेडियस में हो, ठीक है, प्रिसाइज नहीं होगा। लेकिन जैसी लोकेशन मुझे ऑन होगी तो मुझे पिन ड्रॉप लोकेशन पता होगी तुम हो कहाँ एग्जैक्ट, ये चीज़। तो गूगल का आने वाला जो एक प्रोजेक्ट है अपकमिंग, उसमें गूगल का ये कहना है कि मान लो कि तुमने एक ऐड देखा, ठीक है, ऐड देखने के बाद तुमने क्या किया, क्या तुमने उसको ऑनलाइन खरीदा या तुमने उसको जाके किसी दुकान से खरीदा? अगर दुकान से खरीदा तो किससे खरीदा, कितने में खरीदा, मुझे सब पता होगा। तो वो उस लेवल पर पहुंच गया गूगल। तो सोचो कि ये जैसे हमारा नेट इनेबल फ़ोन यहाँ रखा हुआ है, तो हमारे वॉइस के कॉम्बिनेशन को समझता है। ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड नहीं करता है, ये सिर्फ पर्टिकुलर कीवर्ड्स को ढूंढता है। जैसे मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के बैच में एक लाइव एग्जांपल दिखाया था कि आईफोन कितना सेफेस्ट है। एक मैंने एग्जांपल बोला, ठीक है, ये मैंने क्लास में बोला, मेरे पास स्टूडेंट्स के पास नेक्स्ट सारे बच्चे बोलते हैं हमारे पास सर वो ऐड आ रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन हमारा सुन लिया गया, ठीक है। अब आप जैसे पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, या जैसे अभी आप 4-5 लोग ग्रुप में बैठे हो, आपने बोला कि भाई आज मेरे को मैकडोनल्ड जाना है, ऐड आपके पास वैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो डोमिनोज या मैकडोनल्ड इज अ कॉम्बिनेशन या पर्टिकुलर कीवर्ड, ठीक है। हाँ, वॉइस आपकी पूरी रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन जो उनका एआई है वो उसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स उठा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आज की डेट में क्या बोलते हो सोच समझ के बोलो, ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपकी जो लाइफ है वो आपकी नहीं है। ये चीज़ मैं सोचता था पहले कभी, ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ जाते सर हैं रील्स से होगा ना, जैसे हम चाहते हैं। रील्स से देखते हैं, हाँ। एक जो पसंद आ रही है देख ली थोड़े सेकंड से ज़्यादा, तो फिर वो वही रेफर करना रहेगा। हाँ, तो हम इसको डिजिटल मार्केटिंग में बोलते हैं रीटारगेटिंग, रीमार्केटिंग, ठीक है। मान लो आपने किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो किया, तो चाहे भले से आप उसके बाद में कितने पलट जाओ कि भाई नहीं मैंने नहीं किया, एग्जाम्पल, तो लेकिन कहीं ना कहीं एल्गोरिथम जो होता है वो ये पता लगा लेता है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो चुके हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने कॉमेडी शो का, कपिल का कोई छोटा सा देख लिया, आप देखना एकदम तो नहीं, अगले 15 मिनट में हर एक ऑल्टरनेट या 2 वीडियो के बाद में कपिल की वीडियो दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो इसलिए सोशल मीडिया जब आप चला रहे हो तो जैसे आप ये ध्यान रखो कि भाई मुझे अपना एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, तो आप देखोगे कि जब आप उसको खोलोगे ना तो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर पाओगे, नहीं तो क्या होगा, वो आपका टाइम किल कर रहा होगा। देखो एक ना बहुत पहले की कहावत है, जो मेरे दादाजी कहा करते थे कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने यहाँ पर कैसे हुकूमत की, उन्होंने लालच दिया कि हम तुम्हें ये दे देंगे, अपना ये शेयर करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है। और ये जो तरीका है आज तक चल रहा है ना। आप फेसबुक पर क्यों जाते हो, अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या एक्चुअली मुझे उसकी ज़रूरत है? बट हम फिर भी वहाँ पर हैं, क्यों? कुछ तो ढूंढ रहे हो, कुछ तो ग्रीड है, ठीक है। ध्यान रखना, आपकी ग्रीड ही आपको ले डूबती है। तो पहली चीज़ कि हम इसमें क्या डालें आज की डेट में, वो वही हो जो आपके काम का हो,
कोई भी एक ऐसा ऐप मान लो आपने देखा डाल लिया वो, लेकिन आपको पता है कि मेरे काम का नहीं है, तो इमीडिएट उड़ा दो, रखना नहीं है उसको। ठीक है, क्योंकि कई बार तो बहुत सारे ऐप तो इतने खतरनाक है कि डिलीट करने के बाद भी आपके फ़ोन में कुछ ऐसा छोड़ जाएंगे कि जिससे डेटा आपका जाता रहेगा। तो मैं इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप अपना ना इंटरनेट के स्टैटिक्स चेक करो, ठीक है, और उसमें ये चेक करो कि एक दिन में आपने कितने जीबी डेटा यूज़ किया, तो आपको पता चलेगा जब आप सो रहे थे ना तो 4 जीबी डेटा खर्च हुआ, फ़ोन तो बंद है, 4 जीबी हुआ क्या। लेकिन यहीं पर डिफरेंस आता है एप्पल के अंदर, आपका फ़ोन बंद, सब कुछ कट ऑफ। ठीक है, तो ये है डिफरेंस। ठीक है, तो एप्पल भी अब जैसे हर बंदा एप्पल लेने लग जाए, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, एप्पल तभी लो जब आपको उसकी ज़रूरत हो। अननेसेसरी एप्पल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एप्पल की लाइफ बहुत कम है। ठीक है, और ऐसी चीज़ लो जिससे आपको बेनिफिट, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि 2 फ़ोन ले लो, ऐसे ऐसे 2 फ़ोन ले लो और यूज़ करो। जैसे मैं एप्पल और एंड्रॉयड दोनों चलाता हूँ, दोनों का अपना अलग अलग इस्तेमाल है। कुछ टेस्टिंग करना है एंड्रॉयड पे करो, बाकी काम एप्पल पे करो। ठीक है, अब इससे बड़ा एग्जांपल क्या दूँ, आप याद है सुशांत शर्मा का कुछ मैटर हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत का। तो उसके केस में क्या होता है, नारकोटिक्स वालों ने आपकी व्हाट्सएप की एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैट्स भी निकाल ली थी। अब बताओ एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है। हम बहुत कुछ व्हाट्सएप पर लिख डालते हैं, हम सोचते भी तेरे मेरे बीच ही तो है, नहीं है, वो किसी के बीच नहीं है, सब पब्लिक है। समझ गए? तो इसलिए हर जगह पर मैं बोलता हूँ, क्या बोलते हो उसको सोच समझ के बोलो। इस डिजिटल एरा में कुछ भी ऐसा मत बोलो। ठीक है, आने वाले टाइम में, अब जैसे आईजीआई एयरपोर्ट का आप लोग देख रहे होंगे, जैसे अभी तक हमें चेक इन चेकआउट में बड़ा टाइम लगता है ना, उसको फिर ऑनलाइन चेक इन चेकआउट सिस्टम बना दिया कि जाओ बस आधे घंटे पहले अपना काम खत्म हो गया। अब फेशियल वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, अब फेशियल वाले में ये सिस्टम हो गया है कि जो बेसिकली दुबई वगैरह के अंदर है कि आप जब जाते हो तो आप चलते जाओ, आपका हो गया चेक इन, कोई कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आपके चाहे आपने बियर्ड रखी है नहीं रखी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन को बेसिकली रिकॉग्नाइज करके आपको चेक इन चेकआउट दे दिया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या भाई, आपको आज आप यहाँ से कुछ किसी का मर्डर कर देते हो फॉर एग्जांपल, और आप चले गए एयरपोर्ट भी कंट्री छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक कंप्लेंट रेज हुआ आपके अगेंस्ट, तो वो डिजिटल हुआ, तो वो जो वहाँ पर रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है वो डेटा उसके साथ शेयर है। ये बेसिकली क्राइम रोकने के लिए बनाया गया है। तो बंदा जैसे ही वहाँ पहुँचा भाग के, तब तक वो वहीं पर उसको डिनाई कर देगा, साइड, आगे जा ही नहीं सकते तुम। अभी तक मैनुअल वाले में क्या है कि भाई जब तक मुझे पता चला अरे सर वो तो हो गया बोर्ड, चला गया वो तो छोड़ छाड़ के, तो ये डिफरेंस है। तो आपके जो आधार कार्ड बनाए गए हैं उसका एंड पता है क्या है, आपकी आज की डेट में सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। उसका जो बहुत आने वाले टाइम में जो आप देख रहे हो, आप कल को किसी को अगर कुछ भी करते हो तो आपके फिंगरप्रिंट्स गवर्नमेंट के पास, आपका आंखों का स्कैन गवर्नमेंट के पास, सारी चीज़ें हैं। तो जैसे अभी तक हम लोग मूवीज़ में देखते थे ना कि किसी क्राइम सस्पेक्ट्स को ढूंढना है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, उसका डीएनए डालते हैं, फटाक से मैच करके निकाल देते हैं कि भाई इतने लाखों लोगों में से करोड़ों में से कौन है बंदा। तो हम सब पब्लिक हैं इस वक्त। तो वही तो मॉडल यहाँ आ रहा है ना। जीएसटी कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ सबसे पहले पता है? हमारे यहाँ तो बाद में आया, पहले तो बाहर चल रहा था ना, तो हम बाहर से तो सीख के अपने यहाँ पर चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप कुछ भी, जैसे क्लास के अंदर याद है ना भी कुछ दिन पहले माहौल थोड़ा गर्मा गर्म हो गया था, तो भाई आज की डेट में माफ़ी मांग के चाहे खुद की गलती हो ख़त्म कर लो मैटर, बहुत फ़ायदे में रहोगे। आने वाले टाइम में तुम्हारे लिए बहुत मुसीबतें हैं इन सब छोटी छोटी पंगे के चक्कर में, चौड़ में आके कि कुछ भी किसी को बोल दिया, कुछ कर लिया, कुछ नहीं है। अवॉइड करो चीज़ों को, वो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि इस टेक के दौर में सबसे ज़्यादा खतरा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी कहते हैं ना वरदान या अभिशाप, तो जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा नुकसान है, जो कि हम अभी फ़ायदे के तौर पर देख रहे हैं तो हमें सब अच्छा लग रहा है। जिस दिन डिसएडवांटेजेस पता चलेंगी तब आपको समझ में आएगा कितना बड़ा लॉस है। तो ध्यान रखना पहली चीज़ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। जो बोलता है ना केजरीवाल की बस में लड़कियों के लिए ट्रैवल फ्री, तो तुम तो फ्री आ रहे हो, पैसे या तो ये भर रहे हैं या फिर तुम्हारे घर वाले भर रहे हैं, फ्री तो कुछ नहीं है ना। जैसे 200 यूनिट फ्री, अल्टीमेटली क्या हुआ, उसकी महंगाई कहीं और बढ़ा दी, हो गया फ्री, तो पैसे कहीं और बढ़ गए।
तो कुछ फ्री नहीं होता। अगर कोई तुम्हें फ्री दे रहा है ना तो मना कर दो, भाई नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी का कोई ना कोई उसके पीछे अपना मतलब ज़रूर है। ठीक है, चाहे आज ना पता चले, कुछ लंबे टाइम के बाद पता चलेगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई ये फ्री तो नहीं था। ठीक है, जैसे रिबॉक इंडिया में है आज, रिबॉक बंद हो गया ना, क्यों बंद हुआ? इसी वजह से बंद हुआ वो। रिबॉक का क्या था, 2008 और 12 तक ना उनका सामान तो बिकता नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे कि मान लो कि जैसे ये जूता 2000 रुपये का है, तो इसको उन्होंने रिनेम किया, बनाया 4000 का, और लिख दिया 50% ऑफ। ठीक है, अब पब्लिक बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, जो नाइकी पहन रहा है, जो रिबॉक पहन रहा है, तो उसे पता होगा ना इस आर्टिकल की वैल्यू क्या है। जो ब्रांड एडिक्टेड लोग होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि किसका क्या है। तो उसके ऊपर बहुत सारे फाइल हुए थे केस, और यहाँ से पूरा बोरे उस तरह समेट दिया उस कंपनी का, इंडिया से। उन्हीं बिजनेस स्टाइल लोगों ने जो बेसिकली उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो आप कुछ भी अगर करें, अब जैसे आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, आप सेल्स में जब जाते हो, आईफोन जैसे आज 70,000 का है, 56,000 का कर देंगे एकदम से, नेक्स्ट डे आपको फिर चेंज हो जाएगा। तो जब उन्होंने वो चीज़ का प्राइस घटाया, तो आप देखना बाकी आर्टिकल्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो कॉस्ट कहीं ना कहीं से कवर कर लेते हैं। या फिर दूसरा गेम जो होता है वो होता है आपका मास लेवल। मास लेवल गेम क्या होता है कि भाई मैंने बल्क में इतने फ़ोन निकाल दिए आज की डेट में। अब एक्चुअल में आईफोन की जो कीमत है वो 25,000 रुपये है, रियल में जिसकी कॉस्ट है, प्रो मैक्स की बता रहा हूँ मैं, प्रो मैक्स 25,000 रुपये का आता है बन के, टोटल खर्चा, ये भी सब कुछ जोड़ के एकदम डेक्स लेवल। लेकिन अब आप सोचो कि कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर, कितना बड़ा गेम है। एक्चुअल में एंड्रॉयड जो है वो आईफोन से महंगा होता है, लेकिन गूगल इसको सस्ता क्यों बेचता है? कि भाई तभी तो वो 93 लोगों की पॉकेट में घुसा हुआ है। वो एक क्लियर स्टेटमेंट है गूगल का वर्ड स्ट्रीम के साथ कि मैं 93% आई वॉल को कैप्चर करता हूँ। ये गूगल का दावा है। यानी कि हर बंदा जो कार में चल रहा है या जो कहीं भी बैठा हुआ है वो फ़ोन चला रहा है, तो गूगल यहाँ से तुम्हें देख रहा है इस कैमरा से कि तुम क्या कर रहे हो, कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, इंटेल के साथ मिलकर उन्होंने एक ऐसा प्रोसेसर बना दिया कि आज आप वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आप ब्रेन में जो सोचेंगे वो कंप्यूटर पर सामने है। आपको कुछ कमांड नहीं देना, बस प्रोसेस करो। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो बहुत हाई लेवल पर जा रही है। तो हमारा फील्ड तो काफ़ी डिफरेंट है। तो अब आप सोचो कि हम कहाँ हैं और कहाँ तक का सफ़र तय करना है। लेकिन हाँ, ये है कि अपने आप को अप टू डेट ज़रूर रखो टेक्नोलॉजी वाइज। और खासकर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पर आप ये लालच में डाल देते हो ना कि भाई मूवी फ्री मिल जाएगी, ये फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर रखना ही नहीं। ऐसा सॉफ्टवेयर अगर रखना है तो एक अलग से दूसरा फ़ोन ले लो, चलाओ दबा के कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसे उसमें मत रखना जहाँ पर बैंक के OTP आपके आ रहे हैं। ठीक है मैं आपको भाई मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा है। एक वेबसाइट थी जो बेसिकली ये बताती है कि आपने जहाँ जहाँ पर आज तक अपना अकाउंट बनाया वो कंपनियाँ हैक हुई या नहीं हुई। जैसे इंडिया की एक बहुत फेमस ग्रॉसरी की कंपनी है बिग बास्केट, अडोबे वर्ल्ड वाइड है, ये सारी वेबसाइट्स हैक हो चुकी हैं और इनका सारा डेटा लीक हो चुका है। ठीक है, अब सोचो कि किसी बंदे ने अगर अडोबी पर अपना सब्सक्रिप्शन लिया, तो सब्सक्रिप्शन जब हम लोग लेते हैं तो ऑटो रिन्यू होता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाले के पास चली गई। ठीक है, यानी कि आप सेफ नहीं हो उस केस में। तो ऐसी न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं, जस्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास आओगे बता दूंगा। तो एक ईमेल आईडी डालोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ईमेल आईडी ब्रीच हो रखी है कि नहीं। ईमेल आईडी ब्रीच होने का मतलब ये है कि आपके मेल्स तक उनको पता है कि क्या मेल आपके पास आज तक आए हैं, चाहे भले साहब कितने पासवर्ड वगैरह चेंज करते रहो, क्योंकि वो लोग डेटा सारा ना जेसन में उठा लेते हैं, फिर उसको डिकोड करके सारा डेटा पढ़ लेते हैं कि क्या है किसके अंदर। तो उनको आपके फ़ोन से डेटा उठाने में कुछ KB लगते हैं, और वो फिर उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं सब पता चल जाता है। अब आप सब लोग कहोगे सर ने आज डरा के अवेयर करके भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो कुछ नहीं है, इसको ना एथिकल हैकिंग के आपके ना कोर्सेज आते हैं, इंडिया में भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। और एक मिनट दीजिएगा। हाँ जी मैम।